यूके के स्टडी वीजा पे क्या डिपेंडेंट अलाउ हैं, किस डिग्री लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे या किस उस लेवल पे ये आपको अलाउ करते हैं, और इसमें वीज़ा जो है वो लगने के कितने चांसेस होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो क्या हमें इकट्ठा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या सेपरेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास बैचलर की डिग्री में जा रहे हैं, आप मास्टर्स सिंपल में जा रहे हैं जो कि रिसर्च नहीं है, तो आपको डिपेंडेंट अब अलाउ नहीं है, आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, और इवन दो आप पीएसडब्ल्यू पे भी नहीं बुला सकते। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्यूरिंग स्टडी नहीं बुला सकते, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पीएसडब्ल्यू पे बुला लेंगे तो नहीं बुला सकते। इवन अब जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे आप वहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं, तो देन आप उनको बुला सकते हैं, वो भी जिस रूट पे अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें, जो मास्टर बाय रिसर्च हैं कोर्सेज, जो आपके पीएचडी के हैं, उनके लिए आपके लिए डिपेंडेंट एलिजिबल हैं, जितने मर्जी डिपेंडेंट हैं, यानी बच्चे कितने हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, आप उन सबको अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब रही वीज़ा रेशो की बात, तो एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि जब यूके ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो इसलिए लगाई थी कि रश इतना पड़ गया था और जो है वो चीज़ें वर्स हो रही थी, और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ तरह के केसेस सामने आ रहे थे, फिर सेपरेशन हो रही थी, फिर असाइलम क्लेम हो रहे थे, तो वो उन पर बर्डन भी बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो है एक जो लीगल रूट है उसको जो है वो मिस यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इसको बंद किया जाए, तो उन्होंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो उसकी वीज़ा रेशो की अगर बात करें, तो नॉर्मली अब यूनिवर्सिटीज़ आपको रिसर्च में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलती नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसका प्रोसेस टाइम काफ़ी जो है वो लेंथी हो जाता है आपको, यानी आपने रिसर्च प्रपोजल देना है, उसकी एक्सेप्टेंस होनी है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर अलॉट होना है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का इस तरह से प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट करती हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है। हार्टफोर्ड शायद अभी रिसेंटली कर रही है, तो उसके कुछ वीज़ाज भी लगे हैं, तो वो उसके पास है। इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटी, यानी जो भी यूनिवर्सिटी, आप खुद देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी मास्टर बाय रिसर्च ऑफर कर रही है, उसमें आपका जो है वो डिपेंडेंट जा सकता है, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। जो वीज़ा रेशो आपको बताई है उसमें को बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये है कि जब डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लग जाता है, तो डिपेंडेंट का भी ऑटोमेटिकली ही लग जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इकट्ठा अप्लाई करना चाहिए या बाद में अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें मेरी जो सजेशन होती है, हमने कभी इसमें जो भी प्रोसेस किया है उसमें हम ये करते थे कि मेन एप्लीकेंट का पहले वीज़ा अप्लाई करते थे और फिर डिपेंडेंट का अप्लाई करते थे। एक तो ये होता था कि जब मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लग जाता था, तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली जब हम दूसरी दफ़ा उसका डिपेंडेंट का अप्लाई करते थे, तो वो भी कंफर्टेबली लग जाता था, कोई इशू नहीं था आता, क्योंकि डिपेंडेंट की सेपरेट से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपने अपने फंड्स मीट करने हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना है, तो वीज़ा लग जाना है। मेन एप्लीकेंट का इशू ये है कि उसका इंटरव्यू भी आ सकता है, उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा हो सकती है, तो उसका वीज़ा भी रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं इंटरव्यू की बेस पे। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 लोग हैं आप लोग, और आपने इकट्ठा वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पहले तो देखें 550 पाउंड एक बंदे की है, तो 400 वो 4 कितने 2500 2600 पाउंड तो ये हो गया। तो इन केस अगर मेन एप्लीकेंट का इंटरव्यू अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो ऑटोमेटिक आपके जो डिपेंडेंट हैं उनके भी वीज़े रिफ्यूज़ हो जाने हैं। तो इसलिए सेफ साइड पे कॉस्ट कटिंग के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा जो है वो अपना सेपरेट वीज़ा अप्लाई किया करें। पहले मेन एप्लीकेंट को वीज़ा लेने दिया करें, और उसके बाद अपने सारे इकट्ठे कर दें अप्लाई, तो वो हो जाएगा। अब फंड्स की रिक्वायरमेंट पे एक चीज़ आती है कि फंड्स मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में रखें या वाइफ या हस्बैंड के अकाउंट में। जब इसमें भी रिकमेंडेशन यही है कि जब आप अपना अप्लाई कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं अकेला आ रहा हूँ या जा रहे हैं, तो इसमें आप अपने फंड्स अपने अकाउंट में सिंपल रखें, और उसमें जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको चाहिए वो रख लें। जो आप हस्बैंड है या वाइफ है उसके अकाउंट में अपने, और अगर कोई बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके फंड्स जो हैं उसमें रख दें, और वहां से फिर जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो उनकी एप्लीकेशन पुट कर दें। मेक श्योर कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, जब भी हस्बैंड के हम बच्चों का करना है या आपने अपना करना है, वो 28 डेज मैच्योर होने चाहिए, यानी जितने आपको फंड्स चाहिए वो 28 डेज से कंटिन्यूसली पड़े होने चाहिए। उससे फंड्स डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो लेवल उससे अप ही हो, उससे कम ना हो, ये चीज़ देखनी है। और पाउंड रेट की फ्लक्चुएशन को भी आपने मद्देनजर रखना है। तो यहाँ पे मास्टर बाय रिसर्च का ये आ रहा है, बट ये ट्रेंड बहुत कम है इस टाइम पे, बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली एडमिशन ही नहीं देती, और अगर देते भी हैं तो वीज़ा रेशो जो है वो इस तरह से भी मेन एप्लीकेंट फंस रहे हैं इंटरव्यूज़ में। और फिर इसके लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आप आइल्स करके आएँ, 6.5 लेके आएँ, 7 लेके आएँ। तो ऑक्सफोर्ड के साथ भी हो रही है ऑप्शंस, बट जो ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सेट के साथ आपके इश्यूज आ रहे हैं, इसके स्पीकिंग के, आपकी लैंग्वेज के, और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ में, तो ये एक हर्डल ज़रूर मौजूद है। बट ये है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो ऑक्सफोर्ड के साथ करे, लैंग्वेज सेट के साथ करे, आइल्स के साथ करे, पीटीई के साथ करे, और उसके साथ साथ उसके बाद मास्टर बाय रिसर्च में जो जो डिसिप्लिन अवेलेबल है उसमें अगर वो ओपन किया हुआ है उसमें रिक्रूटमेंट, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इसको अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू।